बाजार बोलता है। इसमें हम देखेंगे एफआईज डीआईज का डेटा, तो एफआईज के डेटा और डीआईज के डेटा तो अभी भी इंक्रीजिंग नहीं है। डीआईज खरीदारी कर रहे हैं, एफआईज बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन एफआईज की बिकवाली जब तक नहीं रुकेगी जब तक मार्केट में मज़ा नहीं आएगा। 2255 करोड़ की सेलिंग की है उन्होंने फ्राइडे के सेशन में, और डीआईज ने 3962 करोड़ रुपए की बाइंग की है। बावजूद उसके मार्केट में पिटाई ही होती हुई दिखाई दी है हमें। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसीज का हाल, वहाँ से किस तरह के संकेत देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ग्लोबल इंडिसीज में देखिए तो डाउ जोन्स वहाँ पर करीब 700 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। कारण उसके पीछे हम बताएंगे, बेहद अहम कारण है, लेकिन उतना नहीं जो कि इंडियन मार्केट को डराए। उसने इनिशियल डरा लिया लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। शंघाई में करीब 0.5% की गिरावट है, हैंसेंग करीब 1.25% गिरा हुआ है, निकाई और कोस्पी करीब 1% गिरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो पीपीएल फार्मा करीब 6% ऊपर है, प्रिज्म जॉनसन करीब 4.5%, बायोकॉन को एक मलेशिया से यूएस एफडीए अप्रूवल मिला, उसका इम्पैक्ट दिखने के लिए मिल रहा है। एरिडा में करीब 4% का जंप देखने के लिए मिल रहा है, इंडस टावर में करीब 4% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप लूजर्स हैं, जो कि स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं, फिसल गए हैं। पीसीबीएल नतीजों का इम्पैक्ट करीब 8% नीचे, एपीआई ड्रेल करीब 8%, जस्ट डायल करीब 7.5%, यहाँ पर भी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है। अदानी विल्मर यहाँ पर जो क्यूआई जो इनके प्रमोटर की तरफ से स्टेक सेल चल रहा है 275 के आसपास, उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। और कल्याण ज्वेलर लगातार सेल मोड में चल रहा है, 6% ये काउंटर नीचे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रिगर्स की बात करते हैं। जो मेन ट्रिगर था अमेरिकन मार्केट से, वो था कि अमेरिका मार्केट में अब एक नया डर आ गया है और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 5% के नज़दीक आ चुकी है। अगर हम देखें तो शुक्रवार को बेहतर जॉब डेटा से दर में कटौती की उम्मीद थोड़ी सी घट गई है। दिसंबर में जो नई जॉब्स आई हैं अमेरिका में, वो करीब 2.5 लाख से ज़्यादा जॉब मिली है। एस्टीमेट था कि करीब 1.6 लाख जॉब ही नई जुड़ेंगी, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी जॉब आ गई। अब अच्छा डेटा है, सुनने में तो अच्छा लगता है कि बेरोजगारी वहाँ पर 4.1% पर पहुँच चुकी है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, उससे रेट कट की उम्मीदें कम हो गई हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया, 110 के आसपास पहुँच चुका है। 2023-24 में S&P 500 इंडेक्स ने जहां 50% रिटर्न दिए, अब उसी इंडेक्स के पिटने का सबसे ज़्यादा डर हो गया है। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड यील्ड है, रुपी डॉलर है, उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ पर होता है। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में अंशुल जी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सिस बैंक के नतीजे हैं 15 तारीख को, 16 तारीख को माफ़ कीजिएगा, और एक्सिस बैंक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक भी कोशिश कर रहा है। ये किस तरह से साइन लेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर एक्सिस बैंक अपने नतीजे कुछ ठीक देने की कोशिश करेगा तो बैंक निफ्टी को घुमाने की भी क्षमता रखता है। क्या लगता है आपको? सर, एक्सिस बैंक का वेटेज वेटेज के हिसाब से ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट वेटेज है। तो बैंक निफ्टी पे प्रभाव तो आएगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर ये रिजल्ट अच्छे दे देते हैं तो ये सेंटीमेंट सुधार देगा बाकी सारे बैंक्स का भी। तो फिर पार्टिसिपेशन, जैसे टीसीएस अच्छा रिजल्ट दिया तो सारे आईटी लगभग ऊपर खुले थे जो मेजर आईटी है। तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं मान के चलूंगा कि बैंकिंग की तरफ जो रुझान है वो पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ेगा और वापस से चीजें सुधरती हुई दिखेंगी। तो अगर 2-2% एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक चल जाते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको कहीं भी 600-700 पॉइंट की मूव आराम से दिख जाती है और सेंटीमेंट सुधरता है। और ब्रेकआउट फेल वाले लेवल पे सेंटीमेंट सुधरता है तो फिर एकदम से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यही आज का सेशन 16 तारीख होता और इस तरीके से हमने लोज फेल किए होते और अच्छे रिजल्ट के साथ फेल किए होते तो बड़ी रैली की तरफ एक इशारा बन जाता। बट नॉनदलेस रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं और इन लेवल्स पे रिजल्ट अच्छे आते हैं तो नीचे जाने जगह कम है, ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि एफआईआई का जो डेटा आपने डिस्कस किया, फ्यूचर्स पे 2,78,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, 3,40,000 पे ओवरसोल्ड होते हैं। और नेट पोजीशन पे देखें तो 6,10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, 7,20,000 पे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होते हैं। तो एफआईआई के पास अब इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है। और आज जिस हिसाब से सपोर्ट्स फेल हो रहे हैं निफ्टी पे, अगर क्लोजिंग बेसिस तक हम इसको होल्ड कर लिए तो आप मान के चलिए कि हम शॉर्ट टर्म बॉटम एटलीस्ट मार्केट में हिट कर चुके हैं। बट इसमें फिर मिड कैप स्मॉल कैप से अभी भी आपको दूर रहना है, लार्ज कैप्स पे फोकस कीजिए।
बिल्कुल। तो अंशुल जी लार्ज कैप पर ही बनेंगे और अभी तो लार्ज कैप की स्ट्रेटजी बना रहे हैं सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सनी अग्रवाल सर जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं एसबीआई सिक्योरिटीज़ के। सनी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग अंशुल जी। सनी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर ये हो क्या रहा है, यूएस में अच्छा डेटा आता है तो मार्केट को पीट देते हैं, खराब डेटा आता है तो खराब बना के पीट देते हैं। मतलब किसी देश में बेरोजगारी घट जाती है, अच्छी जॉब्स आती हैं तो वहाँ का डाउ जोन्स 700 पॉइंट पीट कर रख दिया कि जी रेट कट नहीं हो पाएगा। ये कौन सा मैथ्स चल रहा है सर मार्केट में? Yes, definitely. I mean, unfortunately, good news is a bad news for equity market. अगर बेरोजगारी कम होगी तो आम जनता के लिए अच्छा ही है। बट अगेन इक्विटी मार्केट ने डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं निगेटिव तरफ से लिया है, क्योंकि जो रेट कट की जो आशंका है वो अब जो जैन मंथ की जो पॉलिसी है वहां ना आते हुए मे बी अब मार्च में कहीं ना कहीं आने की उम्मीद है। बट लेट्स सी, आई थिंक जो रिजीम चेंज होगा 20 जनवरी को, आई थिंक उसके बाद बहुत कुछ नैरेटिव भी चेंज हो सकती है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे ट्रम्प साहब हर बार ये कहते हैं अपने इलेक्शन रैली में और नैरेटिव में कि जो क्रूड ऑयल के दाम है उन्हें कम होना चाहिए, यूएस विल बी वन ऑफ द की मेजर एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। और उसी के चलते अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि ग्लोबली जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आती नजर आ सकती है, और उसके चलते जो रेट कट का जो अगेन नैरेटिव है वो फिर से एग्रेसिव कट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगेन ना, नोबडी नोज की एग्जैक्ट पॉलिसी क्या आएगी, तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। आई थिंक अगले 15-20 दिन में बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ यूएस पॉलिसीज ऑन ग्लोबल ट्रेड एज वेल एज माइग्रेंट वेरियस सेक्टर, कहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, टैरिफ लगेंगे, एंड एट द सेम टाइम ऑन कमोडिटी साइड, एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर भी एक बहुत बड़ी पॉलिसी मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के फेवर में नहीं है ट्रम्प साहब। अगर वहां भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो मुझे लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस में पुल ऑफ हो सकता है। बिल्कुल। एक खबर ऐसी बताएंगे जो कि अच्छी भी है, और वो अच्छी इसलिए है, ये जो सर बता रहे हैं जियोपॉलिटिकल में, पहले एक खबर और ले लेता हूँ। चीन के शेयरों की बियर मार्केट में एंट्री हो चुकी है। एमएससीआई चाइना इंडेक्स अपने हाल के हाई से 20% टूट चुका है। माना यही जाता है कि कोई भी इंडेक्स अगर अपने हाई से रीसेंट हाई से 20% टूट जाता है तो वो बियर मार्केट में एंटर कर जाता है। 7 अक्टूबर 2024 को ये हाई लगा था एमएससीआई चाइना का। ऑफशोर मार्केट है चाइना का सीएसआई 300, जो कि अपने हाई से करीब 20% टूट चुका है। हालांकि जो उनका मेन डोमेस्टिक इंडेक्स है शंघाई कंपोजिट, वो अभी अपने हाई से करीब 10% ही टूटा है। सनी सर, चाइना अगर बियर मार्केट में जा रहा है, ख़ास तौर से जो CSI 300 है, अक्सर हमने देखा है कि इंडिसेस जो होती हैं वो 20% तक चली जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, कई बार 22% तक भी चली जाती हैं, फिर वहाँ से शार्प पुल बैक लेती हैं, क्योंकि बियर मार्केट में एंट्री करने का मतलब है कि और 10-20%, 30% तक भी साफ़ हो जाना। कैसे देख रहे हैं सर चाइनीज़ मार्केट को और उसका इम्पैक्ट मेटल कंपनीज पर? या अगर ओवरऑल मेटल के पर्सपेक्टिव से देखें तो एनी स्लो डाउन इन चाइना इज डेफिनेटली निगेटिव फॉर मेटल एज अ सेक्टर, क्योंकि चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मेटल प्रोडक्ट्स ग्लोबली, वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो मेटल जो है इसके जो दाम है बहुत हद तक चाइनीज इकोनॉमी की ग्रोथ पर निर्भर रहते हैं। तो आई थिंक एनी स्लो डाउन इन चाइना इज डेफिनेटली निगेटिव फॉर मेटल एज अ सेक्टर। बट एट द सेम टाइम एक काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये देना चाहूंगा, अगेन ट्रम्प साहब से लिंक करना चाहूंगा कि जो डॉलर इंडेक्स है विच इज एट 109 110 के आसपास चल रहा है। अगेन ट्रम्प साहब का नैरेटिव यही रहा है कि डॉलर शुड बी वीकर सो दैट जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबली कम्पिटिटिव हो सके। अगेन वो पॉलिसी अगर अडॉप्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो अगले कुछ दिनों तक अगेन मैं न्यूट्रल व्यू रखना चाहूंगा मेटल सेक्टर पर। और एट द सेम टाइम सर्टन स्टॉक जो मेरे रडार पर रहेंगे ऑन एनी डीप्स, तो आई वुड लाइक टू लुक एट हिंदुस्तान जिंक वेदांता प्योरली, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग जो है मुझे लगता है कि अब ये साल में कंप्लीट होके इंडिविजुअल मेटल कंपनीज पर प्ले करने मिलेगा। एनएमडीसी विच इज ट्रेडिंग एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन एट अ करंट जंक्शन, एंड अमंग द इंटीग्रेटेड प्लेयर श्याम मेटालिक जैसी कंपनीज है जहाँ काफी रैपिडली कैपेसिटी एक्सपेंशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमने देखा है। ये कुछ कंपनी मेरे रडार पर रहेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आज जाके बाय कर लो, डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में रखिए। एंड जैसे भी ग्लोबली न्यूज फ्लो पैन आउट होगा अगले 10 से 15 दिनों में, उसके बाद इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं।
ठीक है। एक और खबर जो मैं बता रहा था कि पॉजिटिव भी है, वो ये है कि लोग बात कर रहे हैं कि चाइना पे टैरिफ लगा देंगे डोनाल्ड ट्रंप, और चाइना से उनको कहीं ना कहीं इंटरनली प्रॉब्लम है। लेकिन सर उन्होंने प्रॉब्लम ईज आउट भी की है। उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने का आमंत्रण दिया है, और हालांकि चाइना ने उसको एक्सेप्ट किया, और चाइना ने हालांकि उनके प्रेसिडेंट तो नहीं जा रहे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। भारत की तरफ से भी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और विदेश मंत्री हैं वो भी जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अंशुल जी, अगर जितना हमने देखा कि मेटल में गिरावट देखने के लिए मिली है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के रिश्ते जितने खराब माने जा रहे हैं उतने खराब बाद में प्रूव नहीं होते हैं, आपको क्या लगता है कोई काउंटर हैं जो बाउंस बैक के लिए भी तैयार हो सकते हैं? कोई हैं ऐसे काउंटर जो कि अपने अच्छे सपोर्ट पर, मजबूत सपोर्ट के पास आ चुके हैं? सर देखिए, वेदांता अपने मजबूत सपोर्ट पे है, तो यहाँ से करीब करीब 7-8% बाउंस बैक आपको दिख सकता है। टाटा स्टील अपने सपोर्ट से 6-7 रुपए नीचे है, तो बाउंस बैक में सपोर्ट रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। ये दो काउंटर है मेरी नज़र में, यहाँ पे बढ़िया बाउंस बैक बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल सीएनएक्स मेटल अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट डीपली ओवरसोल्ड है। 1 2 3 4 आज 7th डाउन डे इसमें दिख रहा है, और ओवरऑल अगर 15 दिन 17 दिन का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे हम जो हाई बना था 11 दिसंबर से, वहां से भी काफी हद तक फिसलते हुए दिखे हैं। हाई था लगभग 9,065 का, और लो बना है 8,115 का। तो हम ऑलमोस्ट 1,489 पॉइंट गिरे हैं 22 दिन में। तो 22 दिन में अगर ये 15.5% का फॉल है, तो कहीं भी 5% की अपमूव या बाउंस बैक आना लाजमी है। तो टाटा स्टील और वेदांता इन दो पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेटल में दो काउंटर आपको देखने हैं तो टाटा स्टील और वेदांता, ये दो काउंटर हैं जो कि बाउंस बैक अगर कहीं भी मेटल में मिला तो इन दो काउंटर्स में मिल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट खबर, इन्फोसिस वर्सेस कॉग्निजेंट, जहां पर कि इन्फोसिस ने कॉग्निजेंट के खिलाफ केस डाल दिया है। कॉग्निजेंट पर गलत प्रैक्टिस और गलत हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का आरोप लगाया इन्फोसिस ने। हालांकि कॉग्निजेंट ने भी पहले एक कोर्ट केस डाला था इन्फोसिस के खिलाफ कि इन्होंने ट्रेड सीक्रेट चुराए हैं। सनी सर, कैसे देख रहे हैं इन्फोसिस को? रिजल्ट से पहले ये इस तरह के केसेस वगैरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, ये अच्छी बात है क्या? मार्केट में जब आप रिजल्ट प्ले करने जाते हैं अलोंग विद दिस काइंड ऑफ न्यूज़, तो आप थोड़ा सा एक ट्रेड कम लेना, इनिशिएट करना कम चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा डर रहता है कि ये रेगुलेटरी चीज़ें आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं सर? डेफिनेटली इस तरह की जो न्यूज है कहीं ना कहीं ट्रेडर सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करती है, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक दिस इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल द बिजनेसेस। आई थिंक ये चलते रहता है। अल्टीमेटली स्ट्रीट का जो फोकस रहेगा नतीजों पर, और आने वाली जो तिमाही है, फोर्थ क्वार्टर, एट द सेम टाइम फिजिकल ईयर 26 का जो आउटलुक है उस पर बनी रहेगी। जिस तरह से टीसीएस की कमेंट्री आई है, लगता है कि इवन इंफोसिस की जो कमेंट्री है वहां भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दिखना चाहिए, स्पेशली डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर। और ये हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि इंफोसिस में एक माइनर गाइडेंस अपग्रेड भी आ सकता है करंट फिस्कल ईयर के लिए। तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक जो कॉग्निजेंट की डेवलपमेंट है डेफिनेटली सेंटिमेंट इम्पैक्ट करती है, बट इन अ लार्जर पिक्चर आई थिंक इंफोसिस का जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एट अ करंट पिक्चर। ठीक है, तो इन्फोसिस का जो रिजल्ट रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, और मार्केट को 16 जनवरी का इंतजार भी है, जब 3 इंडेक्स मूवर काउंटर अपने रिजल्ट्स देंगे, एक्सिस बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस। टीसीएस ने अपना काम कर दिया, लेकिन इन्फोसिस को भी अपना काम करना है। आज आईटी के लिए एक दूसरा बड़ा काउंटर एचसीएल टेक भी अपने रिजल्ट्स देगा, तो उससे सेंटीमेंट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आईटी फाइनली, जो टीसीएस बोल रहा था, उनका मैनेजमेंट बोल रहा था, वो सभी आईटी कंपनियों के मैनेजमेंट बोल रहे हैं या केवल टीसीएस के ही मैनेजमेंट तक बात थी। लेकिन कुछ एक मैनेजमेंट जिनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर काफ़ी टूट गए हैं, रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब हैं। जस्ट डायल यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ में तो जंप 1% का देखने के लिए मिला, लेकिन प्रॉफिट 15% डाउन हुआ क्यू ऑन क्यू, जिसकी वजह से काउंटर की आज अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। और वाई बेसिस पर जरूर इनके प्रॉफिट में बढ़त देखने के लिए मिली है, लेकिन क्यू ऑन क्यू 15% की गिरावट, जिसका इम्पैक्ट है काउंटर पर। अंशुल जी, कोई सपोर्ट दिख रहा है जस्ट डायल में? सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के मुकाबले देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ है, बट काउंटर उस हिसाब से रिएक्ट नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था।
मेजर सपोर्ट हमने जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक बार ब्रेकआउट फेल हुआ है तो 959 तक आ सकता है, तो अब मेजर सपोर्ट पे आ गया है। लग नहीं रहा कि यहाँ से डाउनसाइड जाएगा, लेकिन अगर 950 के नीचे क्लोज करता है तो फिर 100 पॉइंट और नीचे 850 तक आ सकता है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बाय ऑन डिप्स वाला है, क्योंकि वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट 37 वीक्स, मंथली चार्ट पे 37 मंथ्स हो चुके हैं बेस बनाते हुए। तो ये उसी का एक जो फाइनल बॉटम आना चाहिए था, राइट साइड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं मंथली चार्ट पे, उसके लिए नीचे आ रहा है। मोस्ट लाइकली 850 नहीं आएगा, लेकिन 950 तोड़ता है तो एक 100 रुपए का और पेन रहेगा। बट इवेंचुअली वहां से जब रिकवरी आएगी तो ये स्टॉक कहीं भी 1700-1800 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट पे जो पैटर्न बन रहा है उसका टारगेट कहीं भी 1700-1800 रुपए बनेगा। तो इस पे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा बहुत स्टॉक बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि मेजर सपोर्ट हिट किया है। ठीक है। एक कंपनी है पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक का, इसके भी नतीजे आते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यू में करीब 21% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन प्रॉफिट 37% डाउन हो गया। सनी सर, अगर मिड कैप कंपनीज के नतीजे इस तरह से आएंगे तो पिटाई तो होना लाजमी है। आज ये काउंटर भी पिटा हुआ है, और अच्छी या ख़राब बात ये कह सकते हैं कि जो काउंटर है ये रिजल्ट से पहले भी अच्छा खासा पिट चुका था। 3 जनवरी 4 जनवरी के आसपास ये 470 का था। अभी ये रिजल्ट्स आने से पहले करीब 80 रुपये ऑलरेडी टूट चुका था, और आज ये 20-30 रुपये और टूट गया। सर, क्या करें इस फिलिप्स कार्बन ब्लैक का? आई थिंक अब पीसीबीएल में जो खराब नतीजे आने का कारण है दो रहे थे। एक है कि जो डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए थे इन एन एक्सपेक्टेशन की Q4 में प्राइसेस कम होंगे। एट द सेम टाइम इन्होंने जो रिसेंटली एक्विजिशन किया था एक्वा फार्म का, उसके चलते इंटरेस्ट कॉस्ट और जो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन का कॉस्ट है वो बढ़कर आया है। तो ओवरऑल ये दो कारणों के से चलते कंपनी के नतीजे थोड़े वीक आए हैं। डेफिनेटली स्टॉक ने निगेटिव रिएक्ट किया, और एट द सेम टाइम जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि Q4 के जो नतीजे रहेंगे वो भी सबड्यूड ही रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 3 महीने के लिए स्टॉक अब एक बार कंसोलिडेट होकर साइडवेज मूवमेंट में पर ही चलते रहेगा। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जिस तरह से इनकी जो कार्बन ब्लैक की कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्रोग्राम है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, और एक्वा फार्म का जो स्केल अप होगा FY 26 में, उसके चलते जो अर्निंग ग्रोथ रहेगी 26-27 में काफी अच्छी आएगी। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ग्रेजुअली, अभी तो नहीं कहूंगा मैं, मे बी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4 मंथ ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ एटलीस्ट 12 to 18 मंथ। बट एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि अगले 3 महीने कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव हम पीसीबीएल में आते नहीं देख रहे हैं। इट इज ओनली फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि जो अच्छा बिजनेस है अच्छे प्राइस पे जब मतलब उनके जब नतीजे खराब आएंगे तभी मिलेगा आपको। तो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना है। 3-4 महीने में मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत है, एंड देन सिट ऑन द स्टॉक फॉर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ पोस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बिल्कुल। मैं देख रहा था सर, इनका जो एक्वा फार्म वाला जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पिछले क्वार्टर में भी आई थिंक इनको झेलना पड़ा था, और इस बार भी इनको झेलना पड़ा है। और अगर हम देखें तो पीसीबीएल के बारे में, फिलिप्स कार्बन ब्लैक के बारे में बता दूं कि वर्ल्ड की 7वें नंबर की बड़ी कंपनी है कार्बन ब्लैक में, और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है कार्बन ब्लैक में। अंशुल जी, आपको क्या दिख रहा है सर चार्ट पे सपोर्ट इस काउंटर का? सर पीसीबीएल में अगर आप देखेंगे तो आज मेजर सपोर्ट 340-350 ऑलमोस्ट हिट करके हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है, और 8 कंटिन्यूअस डाउन डे है। तो एक पुल बैक आपको 420 तक मिल सकता है, बट अगेन उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन बनेगा, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट किया है। तो प्रोबेबली 3-4 महीने कंसोलिडेशन में जाएगा। इनिशियल एक नी जैक रिएक्शन ऊपर की तरफ मिलेगा, बट उसके बाद बड़ी कंसोलिडेशन में जाते हुए दिख रहा है काउंटर। जी। अगला काउंटर आज जिनके अब नतीजे आने वाले हैं उनकी लिस्ट भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आज काफ़ी कुछ कंपनीज़ हैं जिनके नतीजे होंगे। एंजल वन उसमें शामिल है, आनंद राठी वेल्थ शामिल है, HCL टेक शामिल है, डेल्टा कॉर्प, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल और डेन नेटवर्क। ये कुछ एक कंपनीज़ हैं। एक एक करके लेना शुरू करता हूँ मैं इन कंपनीज़ के बारे में जानकारी। एंजल वन, सनी सर कैसे देख रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस की कंपनीज़ के रिजल्ट्स को? क्योंकि हमने एस्टिमेट्स देखे थे उसमें Q-on-Q करीब 25% का प्रॉफिट डिक्लाइन होगा एंजल वन में। हालांकि YoY कंपनी के नतीजे ठीक रहेंगे, ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन आपको Q-on-Q इसलिए देखने पड़ेंगे कि
ठीक है, अगर क्यू ऑन क्यू फ्लैट भी रहते हैं तो वाई ओ वाई की ग्रोथ चल जाती है, लेकिन जब क्यू ऑन क्यू की ग्रोथ इतनी डीप नेगेटिव होती है कि 25-26% की डीप नेगेटिव आ जाती है तो लोगों को थोड़ी आशंका पैदा हो जाती है। और इसका तो अंदाज़ा सर आराम से लगाया जा सकता है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट ही अक्टूबर दिसंबर में पिटा है तो ब्रोकर जो कम्युनिटी है उन्होंने ब्रोकिंग भी नहीं कमाई होगी। सर लेकिन क्या जनवरी मार्च क्वार्टर थोड़ा बेटर हो पाएगा? और चूंकि काउंटर ऑलरेडी इतना पिट चुका है ऊपरी इस तरह से, तो क्या ये खराब नतीजे प्राइस इन है, आज खरीदना चाहिए इन नतीजों को आने के बाद? आई थिंक आपने बहुत सही कहा कि जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं वीक ही रहेंगे क्यू ऑन क्यू। और जो जिस तरह से मंथली अपडेट भी आता है एंजल वन का, उसमें हमने देखा है कि मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम जो है इसमें शार्प डिक्लाइन आया 25 से 30% का। और उसी के चलते स्टॉक ने ऑलरेडी एक निगेटिव रिएक्शन प्राइसिंग किया है, डिस्काउंटिंग किया है कि जो नतीजे हैं रिलेटिवली वीक रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, जो अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा मैं लंबा पिक्चर लेता हूँ तो ओवरऑल ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए अगले 3 से 5 साल में अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। एंड कमिंग स्पेसिफिक टू एंजल वन, इन्होंने अभी 2 से 3 नए बिजनेसेस भी इंक्यूबेट किए हैं, जिसमें से एक है एएमसी का बिजनेस है, वेल्थ का बिजनेस है, जो कि मे बी आज नहीं, मे बी 2 साल के बाद एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ड्राइवर रहेंगे। हालांकि इनका प्रीडोमिनेंटली 80% ऑफ द रेवेन्यू एफएनओ ट्रेडिंग से आता है, डेरिवेटिव से आता है। और वहाँ जिस तरह से अभी रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं उसका इम्पैक्ट हम क्लियर कट वॉल्यूम में अक्रॉस द बोर्ड सभी प्लेयर्स के लिए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एंजल वन के नतीजे ऑब्वियसली हल्के से वीक ही रहेंगे। बट अगेन आई वुड नॉट लाइक टू बाय एट अ करंट जंक्चर। मे बी नतीजे आ जाए, मैनेजमेंट की कमेंट्री हम सुन ले। मेरा ये मानना है कि शायद क्वार्टर 4 जो है जैन फेब मार्च, वो भी रिलेटिवली थोड़ा सा वीकर क्वार्टर रहेगा। एंड देन एक बार जब मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाए उसके बाद हम एक काइंड ऑफ रिकवरी एफएनओ फोकस जो कंपनीज हैं एंजल वन के प्रॉफिटेबिलिटी में आते देखेंगे। तो आई थिंक बेटर टू वेट ऑन साइडलाइन, लेट द रिजल्ट बी आउट एंड लेट अस हियर टू द मैनेजमेंट कमेंट। एक और काउंटर इसी लाइन से जुड़ा हुआ है, हालांकि वो वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं, आनंद राठी वेल्थ, जिनके नतीजे आज आते हुए दिखाई देंगे। इनके नतीजे अक्सर अच्छे ही आए हैं, लेकिन ये भी मार्केट ड्रिवन ही होते हैं कि मार्केट अच्छा चला तो रिजल्ट्स भी अच्छे ही रहने की संभावनाएं रहती हैं। अंशुल जी, लेकिन इस काउंटर की खासियत ये रही है कि जिस तरह से ये चला है, अच्छे नतीजे इसके आने शुरू हुए थे आई बिलीव 2023 में, जून 2023 के बाद, और उस समय काउंटर करीब 900 रुपये का चल रहा था। और इस काउंटर ने जो अपना दिसंबर का हाई लगाया, दिसंबर में खास तौर से वो 4646 का लगाया। बहुत कम मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनियां जिन्होंने दिसंबर में हाई लगाए होंगे। सितंबर में तो हमने सबके सुने थे जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, लेकिन दिसंबर में बहुत कम कंपनियां हैं। और ये दिसंबर हाई से ज़्यादा गिरा भी नहीं है। अगर 10-12% की किसी कंपनी में गिरावट आ भी जाती है तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां इंडेक्स भी आपका 10% गिर गया। सर क्या लगता है, सर बाउंस बैक देगा या गिरेगा अब यहाँ से? सर एक कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव अल्फा, यानी निफ्टी के अगेंस्ट स्टॉक ज्यादा चलाओ। एक होता है न्यूट्रल अल्फा, ये न्यूट्रली पॉजिटिव अल्फा जनरेट कर रहा है। 400% चला था 42 हफ्ते में, उसके बाद से काउंटर 33 हफ्ते हो गए कंप्लीट साइडवेज है। मार्केट में इतनी उथल पुथल हो गई, मार्केट इतना गिर गया, लेकिन ये स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज चल रहा है एक रेंज के अंदर। तो ये मार्केट के अगेंस्ट गिरा नहीं है। तो ये न्यूट्रल अल्फा जिसको हम कहते हैं कि मार्केट गिर गया लेकिन ये स्टॉक साइडवेज रह गया, इसको हम पॉजिटिव के तौर पे गिनेंगे। पॉजिटिव अल्फा होता है तो बहुत बेहतरीन होता है, बट न्यूट्रल अल्फा भी ठीक है। यहाँ पे मार्केट का कोई रिएक्शन नहीं आया, तो धीरे धीरे ये रेंज प्रोबेबली और 3-4 महीने बढ़ सकती है। बट इवेंचुअली जब इस काउंटर में 4340 के ऊपर, 4340, 4350 इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो ये काउंटर करीब करीब 7,000 रुपए तक की तरफ चलेगा, क्योंकि बड़ा बेस बना है। 33 हफ्ते हो चुके हैं, अब ब्रेकआउट आते आते शायद 38 या 40 हफ्ते निकल सकते हैं। तो बड़ा बेस ब्रेकआउट होगा, 7,000 की तरफ चल सकता है। तो इस काउंटर को वॉच लिस्ट में रखिए। एक तो फ्राइडे को जो वॉल्यूम थे वो 900% राइज थे अगेंस्ट 50-डे मूविंग एवरेज। तो ये दिखा रहा है कि रेंज अपने फैग एंड पे है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन अब एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 4350 डिसाइसिवली निकाल ले वॉल्यूम के साथ, तब आप बाई कीजिए। फटाफट में 7,000 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। जी सनी सर, अगला काउंटर डेल्टा कॉर्प, जहां पर कि 10 जनवरी को एक डिसीजन आना था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारी ही ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के लिए, कि आपका जो केस चल रहा है जीएसटी नोटिस जो आपको सर्व किए गए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, उस पर स्टे ऑर्डर मिलना है या नहीं मिलना है। हालांकि
इस तरह की मीडिया में ज़रूर खबरें आई कि उस पर स्टे लग गया, लेकिन कंपनी ने कहा कि हमें अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब सुप्रीम कोर्ट देगा तभी हम उसको मानेंगे। लेकिन 10 जनवरी को ये काउंटर अचानक से चलना शुरू हो गया था, एकदम से 10-15% जैसे ही मीडिया में खबर आई तो ये काउंटर चला, लेकिन अभी ये उतना ही रिट्रेस भी हो गया है। सर, अगर ये खबर आती है कि स्टे ऑर्डर लग गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कितना पॉजिटिव होगा? और आज चूंकि कंपनी के नतीजे हैं, एक समय होता था कि सर हम इसके दिसंबर क्वार्टर का वेट करते थे, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में कैसीनोज में अच्छी इनकम होती थी, लोग वीकेंड्स जो न्यू ईयर ईव पर अच्छा पैसा बनाने अपना पैसा खर्च करने जाते थे और इनका पैसा अच्छा बनता था कंपनी का। अभी कैसे देखें डेल्टा कॉर्प को? ये डेफिनेटली अगर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ट्रू निकलता है कि जो जीएसटी की जो पेमेंट है उसके ऊपर स्टे लग जाता है, तो डेट विल ऑगर वेल फॉर डेल्टा कॉर्प, उनके लिए पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने बहुत सही कहा कि यूजुअली इनमें जो अगर आप सीजनलिटी देखेंगे अर्निंग की, तो दिसंबर क्वार्टर जो है इनका वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर होता है, ड्रिवन बाय द हॉलीडे सीजन, एंड एट द सेम टाइम वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर हमने देखा है कि दिसंबर क्वार्टर होता है। तो अगर ये डेवलपमेंट आती है कि स्टे लग गया है तो एक पॉजिटिव रहेगा, एक काइंड ऑफ बाउंस बैक हम डेफिनेटली देख सकते हैं डेल्टा कॉप में। मे बी अगर ये ऑर्डर आ जाती है तो मे बी दिस स्टॉक कुड सेटल एट लेवल्स ऑफ 140 to 150 पोस्ट दिस न्यूज। ठीक है। अगला काउंटर जहां की आज नतीजे देखने के लिए मिलेंगे, उसमें इम्पॉर्टेंट काउंटर रहेगा HCL टेक का, जहां पर कि नतीजों में करीब 7% का प्रॉफिट में जंप क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अंशुल जी, फ्राइडे को TCS ने काम कर दिया HCL टेक का भी, या अभी बचा है HCL अपना काम खुद और करेगा आज? फ्राइडे जिस हिसाब से ये चला है, काउंटर ब्रेकआउट दे के क्लोज किया है 1978 के ऊपर, तो मोस्ट लाइकली आज मार्केट के प्रेशर में भी ये साइडवेज होल्ड कर रहा है। तो अगर रिकवरी आती है मार्केट में और हम पॉजिटिव जोन में आते हैं तो मान के चलिए कि काउंटर में कहीं भी 2050 तक की रैली डेवलप हो सकती है। मेरे को काउंटर ठीक लग रहा है। अगर किसी को बाई करना है तो एक 20 रुपए 25 रुपए की रिस्क लीजिए, यहाँ से बाई कीजिए, प्रोबेबली 70-75 रुपए बन जाएगा, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है इस काउंटर में। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि क्या करना है आपको। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, सनी सर, इस काउंटर को अगर आप ट्रैक करते हो, ये नतीजे आज हैं इस कंपनी के, इसमें इस मिड कैप काउंटर में काफ़ी लोग एंटर किया था, काफ़ी लोगों ने, क्योंकि ये काउंटर चला भी बहुत अच्छा था। अभी क्या करना है सर? ओवरऑल केमिकल स्पेस की बात करें तो ओवरऑल केमिकल स्पेस थोड़ा सा प्रेशर में है, बट हैविंग सेड दैट हिमाद्री में कहीं ना कहीं जो स्टोरी बनी थी वो थी कि जो बैटरी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इनकी स्पेशलिटी और उसी के चलते इनमें जो अर्निंग ग्रोथ है काफी बेहतर आएगी। बट मैं भी देख रहा था कि वैल्यूएशन जो है हिमाद्री स्पेशलिटी के काफी एक्सपेंसिव है एट अ करंट जंक्चर, तो मुझे नहीं लगता है कि एट अ करंट जंक्चर इसमें हाथ डाल के कोई पॉइंट होगा। मे बी वी शुड वेट फॉर फर्दर करेक्शन एंड देन इन्वेस्टर कैन एंटर इन द स्टॉक। ठीक है, लास्ट काउंटर जिसके रिजल्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे वो है डेन नेटवर्क। ये वैसे तो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, पर चलती नतीजों के समय पर ये, अंशुल जी, कुछ दे रही है साइन? सर साइन तो कुछ भी नहीं दे रही है। मेजर सपोर्ट आज नीचे तोड़ के क्लोज कर रहा है, मार्केट में रिकवरी के बाद भी इसमें कोई रिकवरी नहीं है। तो मेजर सपोर्ट, ऑलमोस्ट मेजर सपोर्ट पे 37-39 के, एक बार हो सकता है 37 तक ये टेस्ट कर सके। अब इस जोन में कहीं भी सेलिंग या एग्जिट की तो कोई सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा रिजल्ट सुधर के आया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिजल्ट ठीक ठाक आने चाहिए, मार्केट में इस काउंटर में रिकवरी बननी चाहिए। तो 37 के अराउंड अगर मेजर रिजेक्शन बनता है तो एक बार बाइंग ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, इस कंपनी को जब रिलायंस ने एक्वायर किया था 2500 करोड़ रुपए के करीब इनकी बुक्स में गए थे, वो आज तक इनकी अदर इनकम में ही रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, इसीलिए कंपनी प्रॉफिट भी दिखा पा रही है। अभी तक इन्होंने वो 2500 करोड़ रुपए यूटिलाइज ही नहीं किए हैं, इंटरेस्ट लग लग के उनका वो पैसा बढ़ रहा है। यही एक इस कंपनी को बचा पा रहा है, अदरवाइज तो ऑपरेशनल बिजनेस उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि होना चाहिए, और रिलायंस ग्रुप की कंपनी अक्सर टर्न अराउंड कर लेती हैं, लेकिन पिछले 5-7 सालों में तो किया नहीं है। सनी सर, इस अब तो सेल लग चुकी है सर मार्केट में, अब इस सेल का फ़ायदा कहाँ उठा रहे हैं आप लोग? या तो विवेक जी डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड सेल है, और एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट थोड़ा वीक भी है अगर मैं बात करूँ तो।
तो अभी एट अ करंट जंक्चर हम रिकमेंड कर रहे हैं थोड़े डिफेंसिव नेचर के स्टॉक। तो जिस तरह से कोलगेट हमने अभी रिसेंटली रिकमेंड किया है हमारे क्लाइंट को, विद एन प्राइस टारगेट ऑफ 3200 एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ 3 to 12 मंथ। बेसिकली इसको चूज करने का कारण ये है कि अगर आप कंपनी के नतीजे देखेंगे तो पिछले 3 से 4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली एक बेहतर नतीजे दे रही है कंपनी। कंपनी में मार्केट शेयर है, इसमें कहीं ना कहीं गेन होते नजर आया है। तो मुझे लगता है कि एट करंट जंक्चर कोलगेट कैन बी अ रिलेटिवली सेफर बेट। और एक दूसरा बेट हमारा रहेगा सिरमा एसजीएस को लेकर, जो कि ईएमएस में प्ले करती है ये कंपनी। इसमें हमारा ये मानना है कि Q2 में काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, और एट द सेम टाइम Q3 जो है, यहाँ भी जो Q2 का परफॉर्मेंस है वो आगे जारी रहेगा। और इसी के चलते 700 के टारगेट से सिरमा एसजीएस हम रिकमेंड कर रहे हैं।